तकरीबकार अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जरा गौर तो करो, थोड़ी सी देर में 23 भारतीय स्वर्गवासी हो गए। इनमें मेरा बहनोई भी था, मुझसे बड़े भाई की तरह मोहब्बत करता था। वहीं से मेरा ज़हन भटकने लगा। फिर दाऊदी सितारों के बारे में खबर आई। जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो मेरा ज़हन खोया हुआ था। मैं भारतीय हूं, तुम पाकिस्तानी हो। हमारी बुनियादें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। मरकर हमारी मिट्टी भी एक नहीं होती तो जीते जी हम एक कैसे हो सकते हैं। अपने बहनोई की मौत की खबर पर तुमने मोहब्बत, अमन और भाईचारे की हर सोच को आग लगा दी। आग तो पहले ही लगी हुई है, बरसों से सुलग और भड़क रही है। यह मेरी भूल थी कि मैंने अपनी जिंदगी के बदतरीन हाल से निकलने के लिए तुम्हारा सहारा लिया। पता नहीं तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो और मुझे अपने किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बद्रीनाथ, तुम इतने भोले नहीं हो कि मैं तुम्हें अस्तंजे के ढेले की तरह बार बार इस्तेमाल करता रहूं और तुमको मेरी नीयत का अंदाजा ना हो सके। आज तक जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। तुम्हारे अल्फाज से नफरत की बू आ रही है। बद्रीनाथ की आवाज में जरा भी तुरशी या तेजी नहीं आई। वो कह रहा था, मैं किसी लाट साहब के अस्तंजे का ढेला नहीं बन सकता। तुम तो बेचारे शेर अली हो। मुझे खुले दिल से और सच से बता दो कि तुम कौन हो और यहां तुम्हारे कितने आदमी हैं, फिर शायद मैं कुछ कर सकूं या सोच सकूं। मैं शेर अली हूं और तुम्हारी तरह यहां बिल्कुल अकेला हूं। मैंने जवाब दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरी CSD लौटा दो और खामोशी से यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी मुखबरी करूंगा, ना तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसने पेशकश की। यह याद रखना कि शेर अली नफा नुकसान की परवाह किए बगैर कदम आगे बढ़ाता है। तुमने कोई ओछी हरकत की तो मैं इसका पूरा पूरा बदला लूंगा। CIA में मिली हुई इज्जत और अजमत वाली कुर्सी तुम्हारे लिए बिजली की कुर्सी में बदल जाएगी। सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुझे मालूम है हम दोनों की गर्दनें एक दूसरे के हाथों में हैं। मैंने तुम्हें रिंग्स के दफ्तर और प्रिंसटन के गोदाम के बारे में अंदर की खबरें दी, तो ये ना भूलो कि तुम्हारे पासपोर्ट का नंबर और इस पर लिखा हुआ नाम मुझे याद है। मेरी जुबान खुल गई तो यहां से जिंदा नहीं निकल सकोगे। धीमे और गैर जज्बाती लहजे में संगीन धमकियों के तबादले की शुरुआत हो गई थी। बख्शिल की महबूबा रेशम जान के छोटे से घर में होने वाली शनासाई ने गहरी दोस्ती से गुजरकर इस वक्त खून आज शाम दुश्मनी का रूप धार लिया था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए। बद्री, तुम वापसी के सब रास्ते बंद कर रहे हो। मैंने उसे तंबीह की। गनीमत है कि बर वक्त मेरी आंखें खुल गईं। मुझसे पहले तुम ये सब बातें सोचने लगते तो न जाने मुझे कहां ले जाकर छोड़ गए होते। तुम्हारी सफाकी और संगदिली की झलक फोर्ट हाउस की दीवारों पर नक्श हो चुकी है। मैं ऐसे किसी अंजाम से दो चार नहीं होना चाहता। बद्री, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं कह चुका हूं कि इस मामले में मेरे हाथ साफ हैं। तुम कह रहे हो, पर मैं अपने अंदर की आवाज को कहां दफन करूं? उसने पूछा। अब तुमसे बात करनी बेसूद है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, अपनी CSD लेने के लिए तुम कहां मिल रहे हो? इस वक्त हम आखिरी और दो टोक बातें भी कर लेंगे। इस बार वो इस्तिज़ाइया अंदाज में हंसा था। क्या तुम मुझे अकल से बिल्कुल ही कोरा समझते हो? मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब मुझे तुम्हारे तसव्वुर ही से खौफ आ रहा है। मैं बाहर तुमसे कहीं नहीं मिल सकता। चाहो तो गारहाम में मेरे पास आ जाओ। यहां मैं खुद को महफूज तसव्वुर करता हूं और मैं यकीन कर लूं कि तुम गारहाम से मुझे सही सलामत निकलने दोगे। तुम्हारे इशारे पर CIA के कारिंदे मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे। मैंने तलखी से पूछा। यह मेरा वादा है। तुमने इतने दिनों में ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। वादा खिलाफी हुई तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? तुम मेरी बेबसी पर कह के लगाओगे? फिर CSD उसे लौटा दो जिससे तुमने ली थी। शयाम के जरिए मुझ तक पहुंच जाएगी। आपस का लेन देन हमें मिल बैठ कर तय करना होगा। मैं किसी शयाम को नहीं जानता। भेड़िए का रिश्तेदार भी भेड़िया ही होता है, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। साफ क्यों नहीं कहते कि इस पर तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है? मेरी नीयत साफ है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अपने अजीज बहनोई की मौत की खबर सुनकर तुम पर कनूतियत और मायूसी का दौरा पड़ा हुआ है। कल तक तुम मुझे ठोस खलाई ईंधन के जखीरे और निक मोडले की खबरें सुना रहे थे। आज मुझसे यकायक बिल्कुल मुनारिफ हो गए हो। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, मगर लड़ाइयों में ऐसा होता ही रहता है। तुम्हारे बहनोई की मौत में मेरा हाथ नहीं था। चाहो तो मैं तुम्हें सोचने समझने के लिए 1-2 दिन का वक्त दे सकता हूं। चाहे तुम्हारे ज़हन से सदमे के असरात ज़ायल हो जाएं। मुझे कोई सदमा नहीं है। जो लोग फौज में जाते हैं मुल्क के लिए गर्दन कटाने का अहद करके ही जाते हैं। वो जिंदा रहकर मुद्दत पूरी कर लें तो ये इनकी खुशकिस्मती होती है। मेरे दिमाग पर तुमने अपने करतबों से एक दबीज पर्दा डाला हुआ था जो कल रात अचानक सिरक गया। अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी असलियत पर शक है तो तुम कराची में अपने एजेंटों से तस्दीक करा सकते हो। एक तल हकीकत है कि तुम्हारे लंदन पहुंचने के बाद ही से कराची में इन पर कयामत टूट पड़ी।
और हमारे बेशतर आदमी पकड़े गए। जो बच सके वो रुपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मजे की बात यह है कि हमारे 2 बाअसर पाकिस्तानी मुखबरों ने अपनी जमानतें करा ली थी। दूसरे दिन किसी सफाक जुनूनी ने इन दोनों के घुटनों पर फायर करके इन्हें जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। ऐसे खूनी माहौल में कौन तुम्हारी इंक्वायरी करेगा? तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। इसका मतलब है कि तुम अपना रास्ता बदलने का आखिरी फैसला कर चुके हो। इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे तुम्हारे मुखबरों के घुटने भी मैंने तुड़वाए हैं। धीमी सी हंसी के बाद उसकी आवाज आई, मैं तुम्हारी बेचैनी को खूब समझ रहा हूं। भारतीयों की तरह तुम अमेरिकियों के खून के भी प्यासे हो। मेरे जरिए तुम इन्हें भारी नुकसान पहुंचाने के जो ख्वाब देख रहे थे, अब इन्हें भूल जाओ। अमेरिका एक अजीम मुल्क है, तुम एक जखीरा उड़ाकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। चूंटी पूरी कुव्वत से हाथी की खाल पर काट ले तो इस मुशक्कत से हफ्तों निढाल रहती है। हाथी को पता भी नहीं चलता। मैं यहाँ बैठकर अपने देश के लिए काम करने का इरादा कर चुका हूँ। वो बस लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुमसे मेरी मुफाहमत बस एक शर्त पर हो सकती है। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी वह शर्त भी अछूती ही होगी। तुम बहुत ढीठ और पक्के हो। अचानक बद्रीनाथ का लहजा हैरत नाक हद तक खुशगवार हो गया। कान खोलकर सुन लो कि मैं जब तक तुम्हारी अकल से सोचता रहा, तुम्हारी बनाई हुई भूल भलियों में भटकता रहा। अब मैं अपना खेल खुद खेल रहा हूं। तुम्हें यह नुक्ता ज़हन नशीन कर देना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि अब तक तुम जो मुखासमाना बातें कर रहे थे वो बेसरोपा थी? इनमें एक लफ्ज भी हकीकत से दूर नहीं था। मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था तुम कौन हो। तुम्हारा एक एतराफ सारे गिले शिकवे दूर कर सकता था, मगर तुम बहुत पक्के हो। इन बातों से यह फायदा जरूर हुआ कि हमने एक दूसरे को अच्छी तरह परख लिया। मुझे तुम्हारी मार का अंदाजा है। तुम मेरी हैसियत को समझ चुके हो। हम में से जिसको पहल करने का मौका मिल गया वो दूसरे को फना करके रख देगा। यह पहेली मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने उलझन अमेज लहजा में कहा। इसकी नई कलाबाजी ने मुझे शदीद हैरत और बेयकीनी में मुब्तला करके रख दिया था। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि आइजक बेल बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके अल्फाज मुझे दूर किसी गहरे कुएं से आते हुए महसूस हुए। मैंने खुद पर काबू रखते हुए मजबूत आवाज में पूछा, वो जब से अताब में आया है मुसलसल बोल रहा है। तुम उसकी किस सच्चाई की तौसीक करनी चाह रहे हो? उसके दफ्तर से गैब की फाइल अब्बास करमानी ने ही डैनी ने उड़ाई थी। बद्रीनाथ के इन पुरस्कून फिक्रों ने भग से मेरा दिमाग उड़ा दिया। वो खबीस आखिरकार हकीकत की तह तक पहुंच गया था। मेरे लिए ये नई इतला है। इसकी तस्दीक डैनी ही कर सकता है, मैंने कहा। इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरा दावा है कि अब्बास करमानी का रूए जमीन पर कोई वजूद नहीं। वो तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। आइजक बेल बिला वजह तशद्दुद का निशाना बन रहा है। इस मजदूर से हमदर्दी मत जताओ, वो इससे ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। क्या यह तुम तस्लीम कर रहे हो कि तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त है? उसने इसरार किया। तुम एक फैसला कर चुके हो तो मेरी तस्दीक या तरदीद से क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने रगे पैर में सनसनी की लहरें महसूस करते हुए सरसरी लहजे में कहा, अपने डायरेक्टर को बताओ कि तुम्हारी पहली इतला गलत थी। आइजक बेल सच्चा है। अपनी सारी फोर्स को मेरी तलाश में मामूर कर देगा। तुम बहुत मक्कार हो। तुमने अब्बास करमानी की कहानी मेरे जरिए उन लोगों तक पहुंचाई थी और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उसकी तलाश की मुहिम शुरू कर दी। अब मैं अपनी इस कहानी की तशहीर करके तंजो तज़हीक का निशाना बनना पसंद नहीं करूंगा। साख और भरम का बनाना मुश्किल है। जरा सी गलती इस पर पानी फेर देती है। फिर तुम मुझसे एतराफ़ करा कि क्या हासिल करना चाह रहे थे। मैं मजीद उलझ गया। क्या यह भी नई ब्लैकमेलिंग का एक नया जरिया साबित होने वाला है? इनके लिए गैप जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। वो हर कीमत पर इसकी वापसी चाहते हैं। तुम मेरे लाज पर से गुजर कर भी उस तक नहीं पहुंच सकोगे। मैंने हकारत से कहा, क्या तुम इन कागजों को अमेरिका से बाहर भेज चुके हो? बद्री की आवाज मजीद नर्म और दोस्ताना होगी। मैंने बस एक लम्हे के लिए सोचा और नपे तुले अल्फाज में जवाब दिया, नहीं, लेकिन वो कागज मेरे पास भी नहीं है। अब अमेरिका में वही 5 कागज मेरी सलामती के मुहाफिज हैं। मेरा बाल भी बीका हुआ तो मेरे दोस्त इसकी हजारों नकलें बांट कर दुनिया भर में अमेरिका को रुसवा कर देंगे। मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरे लब लहजे में पोशीदा जारियत को महसूस करके बद्री ने उसी नर्म आवाज में कहा, तुम शुरू से इतने मोहतात रहे हो कि तुमने कभी मुझे अपने ठिकाने से आगाह नहीं किया। पेन प्लाजा के बारे में तुमने मुझे उस वक्त बताया जब तुम वहां से मुंतकिल हो चुके थे। आजकल तुम कहाँ हो? मैं हंस पड़ा। क्या तुम डैनी को इतना ही बेवकूफ समझते हो? मैं पहली फुर्सत में तुमसे मिलकर कुछ आम बातें करना चाहता हूँ। पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। अब मुलाकात होनी मुमकिन नहीं है। शुरू में होने वाली पेचदार बल्कि जहरीली बातों को अपने जहन से झटक दो। वो खटराग मैंने तुमसे एक एतराफ़ करवाने के लिए फैलाया था, वरना मेरे दिल में तुम्हारी ज्यादा इज्जत है। मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं इतने दिनों से शेर अली की बजाय डैनी का साथी था। मैं कोई नया खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने 2 टोक लिहाजा में जवाब दिया, कल कला को तुम्हारा कोई दूसरा बहनोई मारा गया तो तुम पर कोई नया दौरा पड़ जाएगा। तुमने सुना ही होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तुमने मेरे ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत इजाफा कर दिया है। मेरे रिश्तेदारों को बद्दुआएं न दो। मैं कभी भी तुम्हारा बदख्वाह नहीं रहा। तुम्हें शेर अली समझकर तुम्हारे सामने बारहा
तुम्हारी तारीफें करता रहा हूं। तुम मेरे रूबरू होते थे और मैं तुम्हारी आमद की आरजुएं करता होता था। ये सब ज्यादा दूर की बातें नहीं है। आज तुमने इन सब पर पानी फेर दिया। अभी तुम खुद कह चुके हो कि साग का बनाना बहुत दुश्वार होता है, इसकी तबाही लम्हा भर में हो जाती है। यही हाल एतमाद का होता है जो तुम खो चुके हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इन बातों को इतनी संजीदगी से लोगे। उसकी आवाज मुतासफाना होगी। इस दौर की अजीम आदमी से तारुफ हुआ है तो मैं उसके एतमाद से महरूम हो चुका हूं। तुम्हारी कज फहमी पर मैं कोई राय जन नहीं करूंगा। तुमने अब तक फोन पर बहुत कुछ कह लिया है। मजीद कोई बात रह गई है तो वो भी कह डालो, मैं तहम्मुल से सुन लूंगा। चंद लम्हों के लिए सकूत छाया रहा, फिर उसके कदरे कमजोर आवाज सुनाई दी। गैप इनके लिए जरूरी है। तुमने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, लेकिन तुम इसकी नकल तो मुझे दे सकते हो। इसके लिए तुम्हें मेरी चंद शराइत माननी पड़ेंगी। मैंने सर्द महरी से कहा, तुम बहुत कीना परवर हो, मेरी हर बात लुटाने की कोशिश कर रहे हो। वो बोला, क्यों ना करूं, बात तुम ही ने बढ़ाई है। कश्मीर में मुजाहिदीन की कार्रवाई या कराची में मुखबरों के घुटने तोड़ने से मेरा क्या ताल्लुक जो तुम ये सारी बातें मुझे सुना रहे थे। ये सब हकायक है। तुम अपने मुल्क के एक अहम आदमी हो, तुम्हें ये सब खबरें मिलती रहती होंगी। मैंने ये बातें बिला वजह ही दोहराई थी। हर वाक़े का कोई ना कोई हवाला मौजूद था। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं लौटते। वजातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय काम की बात करो। तुम्हारी बगावत के बाद मेरा काम बढ़ गया है। मैं बागी नहीं हुआ, अब भी तुम्हारा दोस्त हूं। बस तुम्हारी असलियत का कोई लगाने में जरा दूर निकल गया हूं। मेरी ये बातें आने वाला वक्त साबित कर देगा। तुम अपनी शराइत बताओ। ठोस ईंधन और निक मोड़ ले। मैंने मुख्तसर तीन अल्फाज में अपना मकसद बयान कर डाला। ईंधन का वसी ज़खायर जॉर्जिया के किसी मकाम पर है। मैं एहतियात से उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क हिटन एंड टावर्स के कमरा नंबर 3010 में मुकीम बद्रीनाथ के बोलने के साथ साथ वीरा ने वो पता खामोशी से एक कागज पर लिख लिया। होटल कहाँ वाक़े है? मैंने उससे दानिस्ता एक गैर जरूरी सवाल कर डाला। मुझे इसका आता पता नहीं, वो बहुत बड़ा होटल है, तुमको पता आसानी से मिल जाएगा। चाहो तो मैं फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। उसकी दबी दबी आवाज़ आई। वीरा ने मुस्तद्दी से वो फ़ोन नंबर भी लिख लिया। इस तरह वो डायरेक्टरी की वरगर्दानी की ज़हमत से बच गई। मेरे दोनों काम मुकम्मल होते ही गैप की नकल तुम्हारे होटल पहुंचाएगी। इस ताखिर से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। नकल मिल गई तो मेरे एक दो साथी ये भूल जाएंगे कि मैंने फोर्ट हाउस के वाक़े से पहले इनसे दाऊदी सितारों के बारे में बात की थी। इस बार बदरी ने खुशामदाना लहजे में इल्तिजा की। मैं कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं करता। सूरत हाल बदल जाने के बाद मेरा रवैया सख्त हो चुका था। इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम्हें किसी से मशवरे की जरूरत है। अब्बास करमानी से मशवरे के बगैर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैंने तंजिया लहजा में कहा। उसकी हंसी की आवाज़ से खिफ़त और बेबसी झलक रही थी। ये मुझ पर तुम्हारा एहसान होगा। मुझे सिर्फ ये सोचना होगा कि गैप की इस नकल से तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हो। ये बात साफ होते ही मैं 5 कागजों का लिफाफा गारहम के पते पर पोस्ट कर दूंगा। तुम यकीन करो कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा। इतनी ज्यादा इज्जत और बुलंदी शायद तुम्हें रास नहीं आ सकेगी। तुम झट निक को होशियार रहने का मशवरा दे बैठोगे। मैंने जहरीली आवाज में कहा। मैं उसे माफ कर चुका हूं लेकिन मुझे उससे कोई हमदर्दी भी नहीं है। मैं तुम्हारे और उसके दरमियान दखल नहीं दूंगा। हमारी बुनियादें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मरकर भी हमारी मिट्टी एक नहीं होती तो जीते जी हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं। मौका मिलते ही मैंने उसके कहे हुए अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे। निक के हटने से तुम्हारे प्यारे देश का क्या फायदा होगा? जिस तरह तुम अपने वतन से मोहब्बत करते हो इसी तरह मैं अपनी धरती से प्यार करता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा था वो तुम्हें इस्तेमाल दिलाने और गुस्सा में सच बोलने पर आमादा करने के लिए कहा था। मैं न जाने कितने काम ऐसे करता हूँ जिनसे मेरे मुल्क का कोई मफाद वाबस्ता नहीं है बल्कि इससे नुकसान होता है। अभी कल ही की बात ले लो। यहाँ से मिलने वाली रकम से $4000 हुंडी से अपने घर भेजे हैं। मेरे मुल्क को डॉलर मिले या ना मिले मेरे घर वालों को ज्यादा रुपए जरूर मिलेंगे। काश मैं जल्द ही तुम्हारी इन बातों पर एतबार करने लगूं। आज तुमने मुझे मायूस किया है। ये देखो कि मैंने शेर अली में छुपे हुए टहनी का पता लगाने की कितनी बड़ी कीमत अदा की है। मैंने ये सब न किया होता तो पहले की तरह आज भी अंधेरे में होता। लेकिन अब तुम भूल जाओ कि तुमने ये नाम सुना था। तुम्हें मालूम है कि मैं जिसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगता हूँ वो सफाकाना मौत का शिकार हो जाता है या मसाइब में मुब्तला हो जाता है। तुम्हें आदे की जरूरत नहीं। मुझे अपनी कही हुई यार बात अच्छी तरह याद है। तुमसे बस इतनी इल्तिजा है कि जब तक मुझे दोबारा अपना दोस्त नहीं समझते दुश्मन न समझने लगना। तवील और आसाब शिकन गुफ्तगू के इस आखिरी मरहले पर पहली बार मैं मुस्कुरा दिया। मैं सोचूंगा खुदा की पनाह। वो गुफ्तगू मुनक़ता होते ही वीरा अपने कानों को हाथ लगाकर बोली। इस हरामजादे ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मैंने सोच लिया था कि अब हमें पहली परवाह से यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो घर का भेदी है, तुम्हारे साथ मुझे भी मरवा देता। मैंने सिगरेट सुलगाकर आराम कुर्सी में नीम दराज होते हुए पूछा,
सारे नशीब फराज के बाद तुम्हारी आखिरी राय क्या है? मसालत हो गई है और तुम्हें इस पर वाज़ेह बर्तरी हासिल है, वीरा ने इत्मीनान से कहा। यह इब्तदाई पंजा आजमाई थी, दोनों ने एक दूसरे का दम खम देख लिया है। आखिरी फैसला सिर्फ इसलिए टल गया कि वो हमारी नजरों में है लेकिन हमारे ठिकाने से बिल्कुल बेखबर है। नहीं, वीरा ने बेएतबारी से कहा, यह तुम्हारी बदगुमानी है। मैं हैरान हूं कि उसने तुम्हें पहचानने में इतना वक्त क्यों लिया। इस जैसे घाघ आदमी को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि वो किसी मामूली बदमाश के साथ काम नहीं कर रहा। इसका हलीफ कोई बड़ी चीज है, उसकी आड़ लेकर तुम भी तानेबाजी कर लो। मैंने वीरा के तबसरे से लुत्फ अंदोज होते हुए जवाब दिया। खराबी यह है कि शुरू से आखिर तक इसकी कोई बात बेरब्त नहीं थी। यह फैसला करना मुश्किल है कि पहले वो झूठ बोल रहा था या उसने बाद में झूठ का सहारा लिया। ये तजर्बे मेरे बस से बाहर हैं। मैं हैरान हूं कि दुनिया कितनी सिमट कर रह गई है। सुल्तान शाह के हाथों जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों के बारे में वो पूरी तरह बाखबर था। वो अपने मुल्क से कट कर शी या डेविड स्टार्स के लिए काम करने आया था। पास तरबियत के लिए अमेरिका आ गया। नोट करने वाली बात यह है कि उसके बड़ों ने उसे फरामोश नहीं किया। इसे खित्ते की सूरत हाल से बाखबर रख रहे हैं ताकि वो इससे कहीं भी फायदा उठा सके। हो सकता है कि यह ब्रीफिंग उसके बहनोई की मौत की वजह से उसे भेजी गई हो। इसके बहनोई की मौत का कराची के जख्मियों से क्या ताल्लुक था? मेरे साथ होने वाली गुफ्तगू में उसने हर नुक्ते से भरपूर नफ्सियाती फायदा उठाने की कोशिश की थी। तुम्हें पसीने छूट गए थे? वीरा ने नजरें घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा। कोई मेरे सर पर लठ भी रसीद कर देता तो मुझे इतनी हैरत न होती जितनी उसकी बातों से हो रही थी। खुद तुम्हारे चेहरे का रंग फक हो गया था। शायद वो वाकई रात भर सोचता रहा था। अब तुमने उसे किस शुमार में रखा है? वीरा ने टटोलने वाले लहजे में पूछा। हम तलवार की तेज धार पर चल रहे हैं। अमेरिकी कानून हमारा बदतरीन दुश्मन है या हम बहुत साफ ज़हन के साथ अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। ज़हन जरा भी धुंधलाया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। अपनी तमाम यकीन दहानियों के बावजूद वो अब काबिल एतबार नहीं रहा। तो क्या उसकी बारी भी आने वाली है? वीरा की आवाज़ मानी खेज थी। इसका इन्हिसार खुद उसके रवैये पर होगा। मैंने सोचते हुए कहा, हो सकता है कि वो इस सरजमीन पर हमारा आखिरी शिकार साबित हो। निक मोडले के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? वीरा हर बात उसी वक्त जान लेना चाहती थी। सबसे पहले मैं वापसी की बुकिंग करानी चाहता हूँ, इसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। वापसी? वीरा के होंठों से तहारुज़दा आवाज़ निकली। इसे तुमने ठोस खलाई ईंधन के ज़खायर की तलाश में लगाया हुआ है। इसका क्या बनेगा? उसे समझने दो कि हम इससे मालूमात हासिल करने की उम्मीद में यहाँ धरना दिए बैठे रहेंगे। इस जखीरे की तबाही के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालेंगे। अमेरिका को शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसने हाथी और चूंटी की मिसाल ठीक ही दी थी। तुम इसे धोखा देकर या इसे बचकर यहां से निकलना चाह रहे हो? यह आने वाला वक्त बताएगा। अभी मैंने तुमसे कहा था कि वो अमेरिका में हमारा आखिरी शिकार भी साबित हो सकता है। रावालों को इसे खोने पर बहुत सदमा पहुंचेगा। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा ज़हन साफ नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। मैंने वीरा की बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। बद्रीनाथ से बात करने के बाद मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था और मैं खतरात को दबे पांव अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था। इब्तदाई बातों में बद्रीनाथ ने यह जानना चाहा था कि अमेरिका में मेरे मुआवनों की तादाद क्या थी। वो एक नाजुक और हिसास सवाल था जिसकी अहमियत वीरा के पल्ले नहीं पड़ सकी थी। फोर्ट हाउस पर चारों दाऊदी सितारों और उनके हवारियों के खिलाफ कार्रवाई में हमसे सबसे बड़ी और संगीन गलती यह हुई थी कि इसमें वीरा बीम गन इस्तेमाल कर बैठी थी। जदीद हथियारों का कोई भी माहिर इसका शिकार होने वाले का जख्म देखकर ही बीम गन के इस्तेमाल की निशानदेही कर सकता था और यह खबर बीम गन के नाम के बगैर अखबारात में आ चुकी थी। बीम गन बाजारों में मिलने वाली कोई आम गन नहीं थी। मुझे मालूम था कि शी के हर आई मैन को यह गन दी जाती थी और वीरा ने भी एक आई मैन ही से वो गन हासिल की थी। शी अमेरिका की सरकारी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली तंजीम थी। इसके हर आई मैन को वो बीम गन पेंटागन से हासिल करके दी जाती थी जिसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना जरूरी था। ब्लैक डैड वीरा और जिमी लाइट के हमदर्दों में से था। यह यकीनी बात थी कि उसने शी के किसी आई मैन से वो गन लेकर आर्जी तौर पर वीरा के हवाले की थी। अमेरिका से वापसी से पहले वीरा वो गन ब्लैक डैड को लुटाने की पाबंद थी। फोर्ट हाउस में दाऊदी सितारों के जिस्मों पर बीम गन के झुलसे हुए सुराख अमेरिकी हुकाम को चौंकाने के लिए काफी थे। बीम गन के इस्तेमाल का यकीन होते ही वो ये अंदाजा लगाते कि फोर्ट हाउस पर हमलावर होने वालों में शी का कोई न कोई आई मैन जरूर शामिल था। बीमगन्स के अज्जा का रिकॉर्ड मौजूद होने की बिना पर पेंटागन के हुकाम किसी भी लम्हे अमेरिका में मौजूद हर आई मैन से राब्ता कर सकते थे, जिसके नतीजे में वो शख्स फौरन गिरफ्त में आ जाता जिसने अपनी बीमगन ब्लैक डैड को मुस्तार दी हुई थी। शी वाले हुकूमत से हमेशा बहुत करीब रहे थे। ब्लैक डैड की निशानदेही होती और हमारे लिए इस मुल्क की जमीन तंग होनी शुरू हो जाती।